यानी कि किसी कविता है, कोई शब्द है, उसमें विचित्रता लाने वाला का कवि। शब्द क्रीड़ा, बै उक्ति, वैचित्र का कवि। लिख दिया। शब्द क्रीड़ा क्या होती है? शब्दों के साथ खेलना। ठीक है, अब लोग खेलते कैसे साहब शब्दों के? जैसे आप तुलसीदास को पढ़ो तो तुलसीदास जैसे कोई बात को, जैसे अंगद और रावण का प्रसंग है तो तुलसीदास जी उसको बहुत लंबा लिखेंगे, घुमा फिरा के। अंगद आया, राम जी ने कहा कि लास्ट टाइम है युद्ध का, अभी भी समझा दो कि सीता को वापस लौटा दे वरना फिर हम युद्ध करेंगे, है ना, बहुत सारी कहानी। अब केशवदास ने रचना लिखी रामचंद्रिका। क्या नाम? वो रामचंद्रिका उसने क्यों लिखी? क्योंकि तुलसी फेमस हो गया था उस जमाने में। 1532 में तुलसी आया था, ये 1555 में आया, तो तुलसी से छोटा है, 12-13 साल तो छोटा है ही। तो इसको लगा कि तुलसी फेमस हो गया तो मैं ही फेमस होऊंगा। तो इसने जो रामचरितमानस जैसे तुलसी ने लिखी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में, उसी तरह की रचना इसने एक ही रात में लिख दी। कितनी? एक ही रात में। अब कोई व्यक्ति एक ही रात में लिखेगा तो हर प्रसंग को लंबा लंबा करेगा कि शॉर्ट करेगा? शॉर्ट करेगा। तो इसने क्या किया, बड़े बड़े प्रसंग थे उनको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने में आपका एक्सपर्ट होना जरूरी है। जैसे किसी से आप मिलो कि कहां जाके आए हो, तो एक तो वो डायरेक्ट ही बोल सकता है कि त्रिवेणी, और एक वो यूं कहेगा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये जो बगल में फला कोचिंग है उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर वहां से रिद्धि सिंह चौराहे क्रॉस करते जो अगला चौराहा आता है उसका नाम त्रिवेणी है, वहां से आया हूं। अब कवि क्या करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं, लंबा लंबा बोलते घुमा के। और जो केशव दास है उसको प्रॉब्लम है, उसको सारा लिखना है एक ही रात में, तो उसने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। तो हर शब्द के साथ अगर वो खेलेगा नहीं तो उसके शब्द बड़े हो जाएंगे, हाँ या ना। जैसे जैसे देखो, अंगद आया है रावण के दरबार में। अब रावण देखो पूरी लाइन को एक लाइन में खत्म कर दिया, पूरी प्रसंग को। कौन के सुत बालिके वे कौन वाली न जानिए, कांख चाप तुम्हें जो सागर सात ना तो बखानिए। अब देखो केशवदास पूरी लाइन को देखो कैसे एक शॉर्ट कर रहा है, एक लाइन में खत्म कहानी। कौन केशुत, रावण पूछ रहा है अंगद से किसके बेटे हो? अंगद कह रहा है बाली का। किसका हूं? बाली का बेटा हूं। बाली बंदर था ना, सुग्रीव का भाई। आगे वो पूछ रहा है, रावण पूछ रहा है कौन वाली? अंगद कह रहा है न जानते, जानता नहीं क्या? कांख चाप तुम्हें जो सागर सात ना तो बखानिए, जो तुम्हें कांख में चाप करके रख करके 7 समुद्र पार करके चला गया था ना, उस बाली का बेटा हूं। अब यही बात तुलसीदास जी बहुत लंबी चौड़ी घुमा फिरा के लिखेंगे, और केशवदास ने पूरी प्रसंग एक लाइन में खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो शब्दों के साथ खेलना जानता है, उसको पता है कि कहां कैसे खेलना है। शब्द क्रीड़ा का बड़ा तगड़ा कवि है, और उक्ति वैचित्र है। इसकी उक्ति में विचित्रता है, मतलब एकदम ऐसा कहता है जैसे कि झटका सा लगे, एकदम उक्ति में विचित्रता है। देखो, कौन के शुत बाली के, एक का कथन दूसरे का कथन, कौन वाली न जानिए, फिर रावण का कथन फिर अंगद का कथन, यानी 2 लोगों की 2 बार बात करा दी उसने एक ही आधी लाइन में ही। आधी लाइन में ही 2 लोगों को 2 बार बुलवा दिया। रावण बोल रहा है कौन का बेटा हो, अंगद बोल रहा है बाली का, रावण फिर पूछ रहा है कौन वाली, फिर ये क्या कर रहा है, जानता नहीं है क्या? अब ये सारी आधी लाइन में बुला दी। इसका मतलब जो शब्द है उनके साथ खेलना और उक्ति के साथ विचित्रता पैदा करना केशवदास से बेहतर कोई नहीं जानता। तीसरा लिखो, चौथा लिख दो। हिंदी का प्रथम सर्वांग निरूपक कवि, हिंदी का प्रथम सर्वांग निरूपक कवि। सर्वांग निरूपक समझते? सर्वांग निरूपक
ऐसा कवि जो सभी अंगों का निरूपण कर दे, मतलब छंद, रस, अलंकार, सबके बारे में थोड़ा 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 बता दे, मतलब एक्सपर्ट आदमी है। तो जो सर्वांग निरूपक होगा ना, देखो मैंने बोला कि एक तो इसका वेदांतवादी विसरा तो क्या नाम है, वास्तविक नाम है, ठीक है, घर का नाम है। बाकी इसको क्या बोलते हैं, हिंदी वालों ने क्या बोल दिया, कठिन काव्य का प्रेत। और रचनाओं के कारण क्या हो गया, शब्द क्रीड़ा व उक्ति वैचित्र का कवि। और अगली बात सुनो, जो अभी बोला अपन ने, हिंदी का सर्वांग निरूपक कवि। अगर मैं एक एक चीज के बारे में आपको खुल खुल के बता रहा हूं, इसका मतलब मैं आचार्य हुआ, मैं विद्वान आदमी हूं, तभी तो एक एक बात को बता पाऊंगा। तो इसने सभी अंगों के बारे में बताया है, छंद के, रस के, अलंकार के। इसका मतलब ये हिंदी का पहला आचार्य कवि है। जब पहला सर्वांग निरूपक है तो इसका मतलब पहला आचार्य भी है। तो अगला लिखो, हिंदी का प्रथम आचार्य कवि, हिंदी का प्रथम आचार्य कवि। अब सुनो, इसने क्या किया, देखो आपने पढ़ा होगा, उस समय पहले मैंने बताया था कि भक्ति काल और रीति काल को जोड़ने वाला कौन है, और भक्ति काल और आधुनिक काल को जोड़ने वाला कौन है। तो मैंने बताया था कि भक्ति काल और आधुनिक काल को जोड़ता है सत्यनारायण कविरत्न, हाँ या ना। और भक्ति काल और रीति काल को कौन जोड़ता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगर जगन्नाथ दास रत्नाकर ऑप्शन में नहीं हो तो वहां पे केशव दास होगा। क्यों, क्योंकि केशव दास ने राम जी के ऊपर कुछ लिखा है। ये किसकी कहानी, ये हुई भक्ति काल की बात। जबकि ये कवि है कौन से काल में, रीति काल में। तो रचना की दृष्टि से रीति काल का कवि है, लेकिन स्टाइल इसकी कैसी है, भक्ति कालीन है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि भक्ति और रीति को जोड़ने वाला कवि कौन है, केशव दास है। हालांकि इसके बारे में जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात भी की जाती है, ठीक है। तो एक लाइन ये भी हो सकती है, बाकी इसको आप नहीं लिखे तो ज्यादा ठीक है। एक इसका उपनाम आप लिखिएगा, भाषा का मिल्टन। मिल्टन कौन था, लिखो भाषा का मिल्टन। भाषा का मिल्टन, मिल्टन कौन था, अंग्रेजी का एक कवि है, कौन, मिल्टन। उसके पास भी यही था स्टाइल, शब्दों को घुमा देता था वो, और ऐसे ये भी शब्दों को घुमा देता है। तो मिश्र बंधु जो थे ना, कौन, मिश्र बंधु, उन्होंने इसको कहा भाषा का मिल्टन। कोष्टक लिख दो, मिश्र बंधुओं ने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। सुनो आगे, मैंने आपको पहले एक पंक्ति सुनाई थी सूरदास तुलसीदास के टाइम। नावादास की रचना है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, बाकी कवि खद्योतसम इत उत्करत प्रकाश। नावादास ने कहा है कि सूर सूर, जो सूरदास है ना वो तो हिंदी का सूर्य है, तुलसी ससी, और जो तुलसीदास है ना वो हिंदी का चंद्रमा है। तो सूरदास को बोल दिया सूर्य और तुलसीदास को बोल दिया चंद्रमा। किसने, नावादास ने, नावादास ने, ठीक है। अच्छा, आपको पता है रामचंद्र शुक्ल ने इसका जस्ट उल्टा बोला था। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को चंद्रमा बता दिया और तुलसीदास को सूर्य बता दिया, जस्ट उल्टा बताया था, ठीक है। अब पंक्ति सुनो नावादास की, सूर सूर तुलसी ससी। अगली क्या है, उड़गन केशवदास। केशवदास को क्या नाम दिया, उड़गन। उड़गन का मतलब तारे, तारा। ये किसने कहा, नावादास ने कहा। जैसे अंधेरा होता है ना, तो उसमें जैसे सूर्य है वो अंधेरे को हटा देता है और चंद्रमा में अंधेरे को हटा देता है, ऐसे तारे भी अंधेरे को हटाते हैं और जुगनू भी अंधेरे को हटाते हैं।
तो पूरी पंक्ति ये है कि सूर सूर तुलसी शशि, सूरदास सूर्य है, तुलसीदास चंद्रमा है, उडगन केशवदास, और केशवदास क्या है? तारे हैं, तारों की तरह स्टार है। बाकी कवि खद्योत्सम, बाकी जितने भी कवि है ना वो जुगनू की तरह है। इत उत्करत प्रकाश, जो थोड़ा बहुत प्रकाश करते हैं, यानी सारे कवियों को जुगनू कहा गया है, सूरदास को सूर्य कहा गया है, तुलसीदास को चंद्रमा कहा गया है, और केशवदास को सितारा कहा गया। तो एक ये लिख लीजिए, उडगन या तारा, नाभदास ने कहा। नंबर 8वां पॉइंट, इसको कहा जाता है कोर्ट का कवि। क्या बोलते हैं? कोर्ट का कवि, क्योंकि इसकी बातों में तर्क है, मतलब शब्दों का खेल कहां चलता है? कोर्ट में। तो एक लाइन लिख दो, कोर्ट का कवि। किसने कहा? विजय ने। लिखो, कोर्ट का कवि विजय पाल सिंह ने कहा। पूरे पहले क्या नाम लिखाया था पूजा इसका? विजय पाल सिंह है ना, ये कुछ किताबों में चलता है, कहीं नहीं चलता है, विजय पाल सिंह। नंबर 9, संवाद योजना का सर्वश्रेष्ठ कवि। संवाद योजना का सर्वश्रेष्ठ कवि, संवाद योजना का सर्वश्रेष्ठ कवि, इसको कुछ लोग चमत्कारवादी कवि भी कहते हैं, क्योंकि उक्ति में विचित्रता है, तो चमत्कारवादी कवि भी इसको बोलते हैं। चमत्कारवादी कवि। और एक उपनाम आप इसका लिख सकते हो, इसको है ना हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। कैसा कवि? हृदयहीन कवि क्यों बोलते हैं? हिंदी में ना रटना कुछ भी नहीं है, सब चीज का पता होना चाहिए क्यों है, तब तो आपको याद रहेगा। ठीक है, हृदयहीन कवि क्यों है? क्योंकि इसको हर बात में छंद, रस, अलंकार, और बेसिकली इसको क्या लिखना है? अलंकार। इसका मेन ध्यान किस पे रहता था? अब आप बार बार किताब में इस बात पे ध्यान रखोगे कि कोई सा वो श्लेष आया कि नहीं आया, यमक आया कि नहीं आया, अतिशयोक्ति आया कि नहीं आया, अनुप्रास आया कि नहीं आया, बार बार आपका ध्यान अलंकार पर रहेगा, तो आपका ध्यान भावों पे नहीं रहेगा। आप कविता के माध्यम से भाव व्यक्त करने पे नहीं रहेंगे, आपका ध्यान रहेगा ज्ञान दिखाने में, कि देखो मेरे पे श्लेष भी आता है, तो मेरे पे, जैसे कोई बात कर रहा है आपसे, तो एक तो जैसे किसी को कुछ शब्द आते हो इंग्लिश के, तो वो घुमा फिरा के क्या करेगा? इंग्लिश के वर्ड लाएगा, क्योंकि उसको तो दिखाना क्या है? इंग्लिश। अगर एक सही व्यक्ति हुआ तो वो इंग्लिश के वर्ड बार बार घुमा फिरा के नहीं लाएगा, क्योंकि उसको तो जो बोलना है नेचुरल बोलना है, तो नेचुरल बोलेगा तो भाव आएंगे। लेकिन नेचुरली आदमी बोलता ही नहीं है। बोलता कैसे है? थोड़ा सा घुमा, जैसे आंधी आ रही है बहुत तेज, आंधी आए, तूफान सा आया। अब जैसे कॉलेज में लड़कियां पढ़ी लिखी होती है ना, कॉलेज में MBA MCA की हुई हैं, अभी इंग्लिश सीख गई कॉलेज में जाके, तो जैसे वो आंधी से आई और निकल गई एकदम, तो फिर छत पे खड़ी खड़ी कई बार बोलती है, ओ माई गॉड कशो भूबाड़ा है आज। ठीक है, अब ओ माई गॉड कहां से आया? बुद्धि से। यहां तक तो क्या था? कॉलेज था। लेकिन जैसे आदमी बुद्धि से हटेगा ना और हृदय में रमेगा, तो वो नेचुरल भाषा पे आ जाएगा। यस या नो? और जैसे नेचुरल पाएगा तो फिर वो भाव पे आ जाएगा। अब केशवदास नेचुरल लिख रहा है क्या? नहीं, उसका दिमाग तो बार बार बुद्धि पे है कि श्लेष लाऊं, यमक लाऊं, फला लाऊं, डीका लाऊं, तो हर बार बुद्धि पे काम करता है, हृदय पे काम नहीं करता। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हृदयहीन कवि। ठीक है, ये इसके उपनाम हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं, हेडिंग डालिएगा केशवदास की रचनाएं। केशवदास की रचनाएं। अब देखो, ये हो गया केशवदास, और इनकी रचनाओं पे अगर अपन बात करें तो सुनो।
एक इनकी रचना है रामचंद्रिका। कौन सी रचना? रामचंद्रिका। ठीक है, ये प्रबंध रचना है। कैसी रचना है? प्रबंध रचना है। प्रबंध रचना क्या होती है? जिसमें आप सिस्टम से लिखें। जैसे आप राम जी को लिख रहे हो तो राम जी का जन्म करवाओ, फिर उनका बचपन दिखाओ, फिर उनकी शादी करवाओ, फिर उनका जवान दिखाओ, फिर उनका बुढ़ापा दिखाओ। ऐसे सिस्टम से क्रम बाई चलता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रबंध। और एक होता है मुक्तक या स्फुट। मुक्तक स्फुट क्या होता है? जिसमें जो मर्जी आई वो लिख दिया। अभी मेरा मन में आ रहा है कि स्त्रियों के बारे में कुछ लिखूं, तो स्त्रियों की महानता का वर्णन कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि बच्चे भगवान का रूप होता है, तो फिर अगला दोहा मैंने बच्चों के ऊपर लिख दिया। मेरी मर्जी आई, जैसे जैसे रसखान करता है। तो मुक्तक रचनाएं होती है। अब जितनी भी बड़ी रचनाएं होती है ना, वो अक्सर प्रबंधात्मक होती है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति बड़ी रचना लिखेगा तो उसको सब चीज सिस्टम से सेट करके लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रबंध रचना है ये। कौन सी? रामचंद्रिका। कब आई? 1601 ईस्वी में। लिखना मत, अभी सुन जाओ। दूसरी इनकी जो रचनाएं हैं उनका वो है काव्यांग निरूपक रचनाएं। कौन सी वाली? काव्यांग निरूपण। जो काव्य के अंगों के बारे में बताए, छंद, रस, अलंकार, उनके बारे में बताए, वो रचनाएं होती है काव्यांग निरूपण रचनाएं। अब इसमें क्या है? इसकी एक रचना आई थी रसिक प्रिया। क्या आई थी? रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में। और उसके बाद में एक रचना आई थी कवि प्रिया 1601 ईस्वी में। इसके अलावा एक रचना इसकी आई थी छंदमाला। क्या नाम है? और वैसे एक इसकी रचना नक्सिक भी है। लाला भगवान दीन ने बताया था नक्सिक के बारे में। ये ऐसे ही है, सुनना भी। इसके बाद काव्य निरूपक के बाद तीसरी है चरित्र रचनाएं। कैसी रचनाएं? चरित्र। इनमें महापुरुषों के चरित्र के बारे में वर्णन किया जाएगा। इनमें कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। एक रचना है रतन बावनी। एक रचना है बीर सिंह देवचरित। और इधर इसकी चौथी जो स्टाइल है वो है प्रतीकात्मक रचना या अन्य रचना। और इसमें एक ही रचना आती है जिसका नाम है विज्ञान गीता। कौन सी रचना है? विज्ञान गीता। प्रतीकात्मक शैली में है ये विज्ञान गीता। ओके, ठीक है। अब आप सुनो, ये तो प्रबंधात्मक रचना है, एक ही रात में आ गई है। छंदों का अजायब घर कहा जाएगा इसको। क्या कहा जाएगा? रामसूप चतुर्वेदी इसको छंदों का अजायब घर कहा था। राम जी के ऊपर है। ठीक है, क्यों लिखी? क्योंकि तुलसी की तरह हिट होना चाहता था। कौन? केशवदास। इसलिए उसने ऐसा काम किया। इसके बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां चलती है। अभी आपने एक फिल्म आई थी आदि पुरुष। आदि पुरुष एक मूवी आई थी ना, एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, जिसमें वो गाना था लंका तेरे बाप की, लंका तेरी, ऐसा आया था ना कुछ। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का। नहीं सुना क्या? आया था, एक मूवी आई थी। मनोज मुंसिर नाम का एक व्यक्ति है जिसने उसके डायलॉग लिखे थे, जिसने वो गाने लिखे ना, तेरी मिट्टी में मिल जावा, हाँ गुल बन के यूं खिल जावा। उसी व्यक्ति ने ये मूवी के डायलॉग लिखे थे। मनोज मुंसिर, मनोज शुक्ला, यूपी का रहने वाला लड़का है, उसने लिखे थे। ठीक है, अब सुनो, उसमें वो डायलॉग हिट हुआ था और उस पर विवाद आए थे। बाद में उसके डायलॉग चेंज कर दिए थे, थोड़ा सा अश्लीलता हो गई थी तो उनको चेंज कर दिए थे। ठीक है, दरअसल उसके नहीं थे, कुछ चीजें यहां से उठाई गई थी। पर प्रॉब्लम यह कि सब लोगों को रामचंद्रिका नहीं आती। जिनको आती है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको तो पता है कि कौन चीज कहां से उठा रहा है। अभी मैं ऐसे बोल दूं कि दुनिया में असंभव वो शब्द है
जो मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है, ठीक है, और आगे लिख दूं मानव शर्मा, तो जो 50% मूर्ख दुनिया है ना, वो तो मान लेगी कि मानव शर्मा ने कहा है। बाकी जो पढ़े लिखे 10-20% है ना, वो कह देंगे नेपोलियन का कथन है। किसका कथन है? नेपोलियन का। तो बहुत कम लोग हैं जिनको रामचंद्र के बारे में जानकारी है, तो उनको तो पता है। अब जैसे उसमें पंक्ति आती है कि भैया कपड़ा तेरा था और तो लंका भी तेरी जलेगी, हमारा तो कुछ नहीं गया। हनुमान जी ने ऐसा कहा था किसको? रावण को। अब पंक्ति ये नहीं है, पंक्ति रामचंद्रिका की है। सिंधु तर्यो उनको बन रहा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, बांधे ही बांधत सोने बंध्यो उन बारिधि बांध के बाट करी, अब हूं रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंठ न जाई परी, तेल नितूर नि पूछ जरी न जरी गढ़ लंक जराए जरी। ब्रज भाषा में है। पंक्ति क्या है? जब रावण के पास अंगद पहुंचा है ना, तो वो कह रहा है कि सीता माता को दे दो, युद्ध रुक जाएगा, वरना हम तैयार है, समुद्र भी हमने मंथन कर लिया है और अब तो हम बिल्कुल ही तैयार बैठे। राम जी पहले युद्ध क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि रावण समुद्र के पार है, तो पहले समुद्र तो क्रॉस हो, हाँ या ना? अरे हनुमान जी गए थे ना सीता माता ढूंढने, तो सुरसा ने अंदर ही ले लिया था ना समुद्र में, तो प्रॉब्लम तो वही थी मेन। तो वो पार कर लिया, नल नीर बंदरों ने सेतु बना दिया, तो वो पार हो गया। अब जैसे मान लो आपके पड़ोसी साहब कह रहे हो कि यार चुप रहे चुप रहे चुप रहे चुप रहे, और फिर भी वो नहीं मान रहा, और फिर आप तोप लिया है, क्या लिया है? अब आप उससे कह दो, अब वो कह दे कि ठीक है भैया मैं चुप हूं, तो कहेगा अब तो तू चुप हो ही मत, अब तो मुझे तो चुप करवाना में नहीं तेरे को, अब तो मैं लड़ूंगा। क्योंकि तोप ही किसकी वजह से लाया हूं? तेरी वजह से। तो राम जी का तो तोप बना दी क्या? पुल बन गया, वही तो उनके सबसे बड़ा संकट था। पुल बनते ही तो रावण पर अटैक कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम है अटैक करें कैसे? बीच में समुद्र है, रावण तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तब भी राम ने अंतिम समय में अंगद को भेज दिया कि जा एक बार और समझा दे कि युद्ध में खून खराब होता है, अच्छा नहीं है, जगत जननी सीता माता को वापस दे दे, हम तेरा कुछ भी लड़ाई वड़ाई करना चाहते नहीं है, हमें कोई राज्यबाजी नहीं चाहिए तेरे से, बस सीता माता को वापस दे दे, इतनी सी बात है। और रावण तो रावण है, उसने तो साफ कह दिया पूरी दुनिया लग जाए, धरती पाताल आकाश सब मिल लो, तू 3 लोक का नाथ है, तू मिल ले, पर मेरे जीते जी सीता को ले जाके बता। मनुष्य की वास्तविक ताकत यही है। अपन जब रामायण के डायलॉग सुनते हैं तो हमको लगता है कि पागल आदमी भगवान से ऐसे बोल रहा है, लेकिन मनुष्य की वास्तविक ताकत यही है। एक सामान्य घर में जन्मा लड़का, ब्राह्मण कुल में जन्मा था ना, कौन? रावण। लेकिन मेहनत करता गया करता गया करता गया, तपस्या करता गया, और तपस्या की तो ऐसा बना कि उसके आगे फिर सारे लोग छोटे पड़ गए। मतलब मनुष्य कितना ताकतवर है कि अगर वो अपने काम पे आ जाए ना, एक बार अपनी औकात पे आ जाए, तो तीनों लोग भी उसके सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। ये दिखाया किसने? रावण ने। किसी की हिम्मत नहीं उसके सामने, जबकि एक सामान्य मनुष्य था, लेकिन करता गया करता गया करता गया, तपस्या इतनी करी उसने कि सारी धरती दुनिया आकाश पाताल सब उसके सामने छोटे हो गए। मेहनत इतनी ताकतवर होती है, ये रावण ने दिखाया था। अब रावण को बस यही है कि मेहनत हो जाए ना, उसके बाद पचाना मुश्किल है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। अगर आप बुलंदी पहुंच गए ना, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है बुलंदी पे टिके रहना। आज भी आपको कई ऐसे हीरो मिलेंगे जिन्होंने फिल्मों में काम किया, बड़े स्टार रहे, लेकिन आज स्थिति यह है कि उनके पास 10-20 हजार रुपये खाते में नहीं है। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। क्या है कि बुलंदी पे टिकना आसान काम नहीं होता, बुलंदी पाना तो फिर भी एक हो सकता है। रावण को घमंड आ गया, मना कर दिया, नहीं देता। और सुन, राम की औकात ही क्या है मेरे सामने, वनवासी है, नंगे पैर तो घूमता है, क्योंकि खड़ा हो तो भरत ले गया, नंगे पैर तो घूमता है, औकात ही क्या राम की। जैसे ये कहा ना अंगद से कि राम की औकात ही क्या है, भक्त को गुस्सा आ गया, मेरे भगवान को गाली देता है। अंगद ने कहा सुन, तू सच कह रहा है रावण, उसकी कोई औकात नहीं है तेरे सामने, तू लेकिन सुन, औकात मैं बताता हूं। रावण ने पहले ही बता दिया, मेरे पास सोने की लंका है, इतने सारे योद्धा है, सारी धरती में जितनी सुख सुविधाएं होती है सब मेरे यहां मौजूद है। उनके पास क्या है? जंगल में घूमते हैं, खाने पीने को है नहीं ढंग का, कंद मूल फल खाते हैं, पहनने को कुछ नहीं है, घर से निकाल दिए। तो गुस्सा है ना अंगद को, तो अंगद ने एक बात कहा, सुन बताता हूं औकात।
फिर उसने बोला, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। क्या बोला? क्या बोला? सिंधु तरयो उनको बनरा, उनका तो बंदर भी समुद्र तर गया। कौन? हनुमान समुद्र पार कर गया ना, जो कि राम की सेना का एक मामूली बंदर है। मतलब उस जैसे तुम्हारे पास बहुत है। अभी मैं ऐसा कहूं ना, मेरा सेनापति आपको बताएगा, इसका मतलब है कि सेनापति से नीचे तुम्हारे पास कोई ताकतवर आदमी नहीं है। और एक मैं ऐसे कह दूं, मेरा नौकरी सल्टा देगा तुमको, इसका मतलब, उसका मतलब बहुत है मेरे पास ऐसे तो तेरे को सल्टाने के लिए। तो बंदर हनुमान जी के चाचा हैं। हनुमान जी चाचा हैं किसके? अंगद के। तो हनुमान जी को इज्जत भी दे सकता था अंगद कि मेरे चाचा बंदर, मेरे चाचा समुद्र पार कर गए, तू पार करके बता। पर ऐसे नहीं कहा, सिंपल कहा कि वो राम जिसकी तू बात कर रहा है ना, उसका एक छोटा सा बंदर, मतलब छोटा मोटा नौकर चाकर, वो भी क्या कर गया? समुद्र पार कर गया। तुम पे धनुरेख गई न तरी, और तुम पे, रावण तेरे पे जो धनुष की रेखा खींची थी ना लक्ष्मण ने, वो भी पार नहीं हुई। अब तू सोच, तेरे पे धनुष की रेखा भी पार नहीं हो रही और वो समुद्री पार कर गए। तो बता औकात किसकी बड़ी? राम की बड़ी ना। औकात बता रहा है अंगद, सिंधु तरयो उनको बन रहा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तेलन तू सिंधु तरयो उनको बन रहा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांध्यो ही बांधे ते सो न बंध्यो। तूने उसको बांधने की कोशिश की थी। किसको? हनुमान जी को। सो न बंध्यो, बंध पाया क्या? नहीं, पूरी लंका जला दी उसने। और नागपास में लास्ट में बांधा तो समुद्र में उस पर पार करके पूंछ बुझा ली। ठीक है, बांधे ही बांधे थे सो न बंध्यो, बांधना चाह पत्र से बंध नहीं पाया। उन बारिदी बांध के बाट करी, अरे क्या हो गया इसको? बांध्यो ही बांधत सोने बंध्यो, उन बारिदी बांध के बाट करी। और उन्होंने क्या किया? बारिदी को बांध लिया। बारिदी मतलब समुद्र को। फिर भी बाट करी, फिर भी तेरा इंतजार कर रहे हैं कि तू चुप हो जाए तो अभी भी युद्ध रोक देंगे, वरना आपके पास तोप आ गई ना। अरे समुद्र पार कर लिया, इसका मतलब अब तोप आ गई। अब पड़ोसी हाथ भी जोड़ दे कि मैं तो नहीं लड़ना, फिर भी आप क्या कहोगे? अब तो लड़ूंगा मैं, क्योंकि मैंने जब तोप ही तेरी वजह से विदेश से मंगवाई तो अब तो लड़ूंगा मैं। समझ गए? सिंधु तरयो उनको बन रहा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांधो ही बांधो सो न बंध्यो, बारिदी बांध के बाट करी। अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दशकंठ न जाई परी। आजकल प्रश्न है ना बड़े संजीदगी वाले आते। परसों जो उसका पेपर हुआ ना असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें पेपर प्रश्न सुनो। केशव दास के बारे में, केशव दास की रचनाओं के बारे में गलत है। रामचंद्रिका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रसिक प्रिया, तीसरा ऑप्शन विज्ञान गीता, और चौथी रचना छंद प्रकाश। क्या नाम था? और आंसर क्या होता? छंदमाला। अगर होती तो सही होता। और आंसर क्या था? छंद प्रकाश। पेपर है ना, पढ़ लेना, उसमें अभी कल ही दिखाया था मैंने आपको। छंद प्रकाश मतलब क्या करते हैं? पूरा कंप्लीट करते हैं और लास्ट में एक पे गड़बड़ कर देते हैं। जैसे पूरा लिखेंगे और लिखते 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 लास्ट में, जैसे ये है ना कवि प्रिया, जैसे ऐसे भी कुछ भी लिख सकते थे। हाँ, इसको कहते थे कवि माला। अब ढूंढ लो। और ये तो मैंने आपको सीधा ऑप्शन बताया है। बाकी उससे अगले जो प्रश्न और देखोगे ना, उसमें तरीका आरपीएससी ने क्या कर दिया, अब वो सिंपल प्रश्न छोड़ना बंद कर दिया है कि कौन सा ऑप्शन सही है, वो बंद कर दिए। तरीके क्या कर दिए? 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से 3 साढ़े 3 ऑप्शन कतई सही रहेंगे और अंत में कहीं न कहीं एक में गड़बड़ करेंगे। जैसे सुनो, अभी वो राहुल बेल का आया था,
राहुल वेल के बारे में असत्य कथन है। अब उसमें सारे ऑप्शन सही है, गद्य रचनाएं, रौड़ा कबीर लिखी है, चट्टान पे लिखी है, जो कुछ है सब सही है। और एक लिख दिया राहुल नायक का वर्णन है, जबकि नायक राहुल नहीं है, नायक कौन है? नायिका। और आप सुनो, इससे भी खतरनाक राहुल वेल के बारे में पहले आरपीएससी पूछ चुकी है। आरपीएससी ने क्या पूछा था पता है? 3 ऑप्शन तो एकदम सही राहुल वेल के, और आपको पता है कि राहुल नायिका का नाम है, ठीक है, और नायक कौन है उस रचना का ये मालूम नहीं है, क्योंकि नायक है ही नहीं उसमें। बेल का मतलब श्रृंखला, ऐसे बोलते हैं ना, बेल बोदी है मतलब श्रृंखला लगा दी है। तो राहुल की बेल है, मतलब राहुल के बारे में, राहुल के नाखून, राहुल के पैर, राहुल के नाक, राहुल के कान, ऐसे राहुल की बेल है। रचना का नाम नक्सिक वर्णन है ना, नाखून से सिर तक का वर्णन है, तो इसको उसका नाम क्या दिया? नक्सिक। अब चौथा ऑप्शन उसका सुनो, 3 ऑप्शन सुनो, अच्छे हैं। 10वीं सदी में लिखी, रौड़ा कबीर लिखी, चट्टान रचना है, गद्य कृति है, ये ऑप्शन सब सही है। और चौथा ऑप्शन क्या था? इसमें नायिका का नाम राहुल है और नायक का नाम बेल है। अब इसमें नायिका का नाम राहुल है, यहां तक सही है, ठीक, लेकिन नायक का नाम बेल है ये गलत है, क्योंकि नायक का नाम बेल है ही नहीं। अब कोई तुक्केबाज हो तो वो सोचेगा कि हाँ यार, राम सीता, राधा श्याम, तो राहुल और बेल, तो बेल नायक ही होगा। तो आजकल बहुत हो गया, इसलिए जब भी पढ़ो ना, आपको मैंने लिखा रखा है पहले, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आपने देखा होगा, कल भी मैंने सॉल्व करवाया था आपको सामने, कितने मजाक में इजी लग रहे थे आपको वो, जबकि यही बात आपको इजी लग रही है क्योंकि आपके नोट्स आपके सामने दमदार रखे हुए हैं। बाकी ये बात किसी और से करो आप कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कैसा था, वो कहोगे बहुत टफ था यार, इतना घुमा के पूछा, अंदर पूछा। मेरे वो जो यहाँ पे काम करने आता है वही कह रहा सर बहुत घुमा के पूछा, बहुत अंदर से जाके पूछा। अरे भाई अंदर से कुछ नहीं पूछा, अगर तुमने रट्टा मार लिया तो ठीक है, फिर तुम रट्टे के हिसाब से पेपर दे लो। बाकी अगर तुमने डीपली नहीं पढ़ा, जैसे मैं एक एक बात को आपको समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ, जैसे मान लिया हृदयहीन कवि कहा जाता है, अब आगे लिखेगा हृदयहीन क्यों कहा जाता है, और फिर लिख देगा पहला कथन दूसरे संगत है या नहीं है। केशव को हृदयहीन कवि कहा जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि केशव ने रामचंद्रिका का वर्णन बहुत सारे छंदों में किया है। अब ये गलत है, हृदयहीन कवि कहा जाता है, ये बात सही है, लेकिन रामचंद्रिका से हृदयहीन थोड़ी कहा गया। हृदयहीन तो कवि प्रिय, रसिक प्रिय, काव्यांगों की वजह से कहा, हृदयहीन तो इनकी वजह से है, बाकी इसकी वजह से थोड़ी है। क्योंकि जब छंद रस अलंकार की बात करेगा व्यक्ति तभी तो बुद्धि का यूज करेगा, वो यहां पे होगा वहां पे थोड़ी होगा, वहां तो भाव में लिख रहा है वो, वहां तो पूरे रस में है वो, हाँ या ना। बस ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि कहानी बहुत खतरनाक हो गई है आजकल। चलो ये थोड़ा सा ठीक है, देख लेंगे बाद में, ये थोड़ा ओवर जा रहा है, मैं बाद में लिखा दूंगा, कोई बात नहीं, आप सुन लो। आपसे बात कर रहा था, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंठ न जाई परी। आगे कह रहा है अंगद कि दशकंठ रावण। अब ऐसे प्रश्न आते हैं, बांधोई बांधत सोन बंध्यो, उक्त पंक्ति किसकी ओर संकेत कर रही है? आंसर होगा हनुमान जी की ओर। किसकी ओर संकेत कर रही है? हनुमान जी की ओर। और उसमें लिखेगा बांधोई बांधत सोन बंध्यो, में किसकी ओर संकेत नहीं है? हनुमान, एक बानर, सीता की खोज करने वाला राम भक्त, चौथा जामवंत। तो 3 ऑप्शन सही है। वही तो सीता का भक्त, खोज करने वाला भक्त है, वही एक बानर है और वही हनुमान है, और कौन नहीं है? ठीक है, ऐसे बड़े तरीके के प्रश्न आते हैं, इसलिए अगर आपको पूरी डिटेल ढंग से पता है तो आपका आंसर सही है। बाकी फिर अगर रट्टा मारा है तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी साहित्य को पढ़ो, विशेषकर साहित्य के इतिहास को, काव्य शास्त्र में चल जाएगा, उस कवि ने ये कहा है तो वही कहा है, ग्रामर में चल जाएगा, ये मिलके ये होता है तो यही होता है, संधि वही होगी, है ना। टीचिंग मेथड में ऐसा नहीं चलेगा,
क्योंकि वहां पे तर्कपूर्ण रूप से प्रश्न आते हैं, और इतिहास में इन दो पे आपको बुद्धि ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सुनो। अजहू रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंठ न जाए परी। दशकंठ, अभी भी तेरे को भगवान राम का प्रताप समझ में नहीं आ रहा क्या? मतलब इतना बता दिया मैंने कि तू उनकी धनुष की रेखा पार नहीं कर पाया, लक्ष्मण की, और उनका एक बंदर जो है तेरे समुद्र को पार कर गया, समुद्र पार कर तेरे आ गया, अभी भी तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? उसकी औकात अभी पूछ रहा है मेरे से। और लास्ट पंक्ति है, तेल नितूरनि पूछ जरी। तेल तेरा, कपड़ा तेरा, तूने उसकी पूंछ जलाई लेकिन उसकी पूंछ नहीं जली। नहीं, उसकी पूंछ नहीं जली, वो तो बच गया ना लास्ट में। मतलब पूंछ तो जला दी लेकिन लास्ट में उसने पूंछ को बुझा ली। तेल नितूरनि पूंछ जरी न जरी, गढ़ लंक जराए जरी। न जरी लेकिन उसकी पूंछ नहीं जरी, और गढ़ लंक जराए जरी। और जो तेरा लंका जैसा गढ़ था ना, वो क्या हो गया? जल गया। उसके बंदर की छोटी सी पूंछ नहीं जल पाई तेरे पे, और वो तेरी पूरी लंका को जला गया। अभी भी तू उसकी औकात पूछ रहा है। बात समझ में आएगी? ठीक है, ये कौन सी रचना थी? रामचंद्रिका। बहुत सारी बात इस पे करनी है, आगे लिखाता हूं। रसिक प्रिय और कवि प्रिय, ये दोनों हैं किस पर? काव्य शास्त्र। बाकी छंदमाला और नक्सिक भी है। ठीक है, ये तीनों चरित्रों का वर्णन है। जहांगीर का चरित्र है, रतन सिंह का चरित्र है, और बीर सिंह का चरित्र है। मैंने लिखाया था कि केशव दास इंद्रजीत के अलावा बीर सिंह के पास भी रहे थे। किसके पास? बीर सिंह के पास भी तो है। और विज्ञान गीता ये प्रतीकात्मक शैली में है। जयदेव एक कवि हुए। कौन? जयदेव। उन्होंने एक नाटक लिखा चंद्रालोक। क्या नाम लिखा? रचना लिखी, इसका नाम था चंद्रालोक। उसकी मिलती जुलती है, और प्रबोध चंद्रोदय की शैली भी यहां पर मिलती है। तो विज्ञान गीता थोड़ी सी अलग प्रकार की रचना है। बाकी ये 4 रचनाएं जिससे केशव दास का आप चरित्र जानते हैं। और केशव दास अलंकारवादी आचार्य है। कैसा आचार्य है? अलंकारवादी। क्यों? क्योंकि इसने एक पंक्ति लिखी है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुब्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्त। देखो, यद्यपि अच्छी जाति की है, मतलब अच्छे कुल में पैदा हुई है, सुलक्षणी अच्छे लक्षण है, सुवर्ण अच्छे रंग वर्ण की है मतलब गोरी है, सरस देखने में अच्छी लगती है, सुब्रत शरीर की आकृति अच्छी है, उसके बावजूद भी भूषण बिनु न विराजई, इसके बावजूद भी अगर उसके पास आभूषण नहीं हो, गहने नहीं हो, तो वो शोभा नहीं देती। अब यहां तक मैंने आपको इशारा किया स्त्री की ओर। किसकी ओर? स्त्री की ओर। अब कवि भूषण जो है ना, ये सॉरी केशव दास, इसका भूषण से 3 लोगों की ओर अर्थ है। किसकी ओर? 3 लोगों के अर्थ। अभी पूछा गया था शब्द एक ही हो, ये असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा गया था कि शब्द एक ही हो और उसके अलग अलग अर्थ आ रहे हो तो कौन सा अलंकार होगा? और आंसर होगा वहां पे श्लेष। शब्द एक अर्थ अनेक, क्या? श्लेष। और शब्द एक, शब्द हर बार अलग और अर्थ भी हर बार अलग, मतलब एक ही शब्द के बार बार, जैसे शब्द बार बार रिपीट हो रहा हो और अर्थ भी बार बार अलग आ रहा हो, तब तो कहलाता है यमक। लेकिन शब्द बार बार रिपीट होगा, अर्थ हर बार अलग होगा, लेकिन शब्द रिपीट नहीं हो, शब्द एक ही है यहां पे, भूषण। अब इसके 3 अर्थ है। कविता के लिए भूषण का मतलब है अलंकार। कविता के लिए भूषण का मतलब, यानी कविता में अलंकार नहीं होंगे तो कविता बेकार लगेगी। वनिता सुंदर स्त्री के लिए भूषण का मतलब है गहने जेवर, उसके पास गहने नहीं होंगे तो वो ठीक नहीं लगेगी। और मित्र, मित्र के लिए यहां भूषण का मतलब है धन, अगर धन नहीं हो तो मित्र अच्छा नहीं लगता। यानी मित्र कौन से अच्छे लगते हैं? पैसे वाले। स्त्री कौन सी अच्छी है? जिसने बहुत ज्यादा गहने पहने हुए हैं। और कविता कौन सी अच्छी? जिसमें अलंकार ज्यादा हो। इसका मतलब केशव दास का ध्यान किस पे था? अलंकार पे। ये पंक्ति भी पूछी हुई है, अभी ये पेपर आया था ना उसमें ये भी पूछा हुआ है कि ये किसकी पंक्ति है, तो ये किसकी पंक्ति है? केशव दास की। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिखाता हूं आपको। ये हो गया था, आगे लिखो केशव दास की प्रमुख रचनाएं। हेडिंग डाल दिया था, बोलो एक बार ये बोर्ड को सही कर लेता हूं।
है बेटा? केशव दास की प्रमुख रचनाएं। केशव दास की प्रमुख रचनाएं, ठीक है। ये चार्ट बना लो, केशव दास रचनाएं बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ। कितने भाग करोगे? 4 करो, 4 भाग करो। पहला भाग कौन सा? प्रबंध रचनाएं। दूसरा भाग काव्यांग निरूपण। तीसरा भाग चरित्र रचनाएं। और चौथा भाग अन्य ग्रंथ। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। ऑनलाइन वालों क्या कह रहे हो आप लोग? सर्वांग निरूपक के ऑप्शन में केशव दास नहीं हो तो, अगर केशव दास नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन होगा पद्माकर। ये इसलिए पूछ रही है कि कल पेपर में आया था। अगर केशव दास ऑप्शन नहीं हो तो कौन सा होगा? पद्माकर। पद्माकर अभी आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। रीतिवादी कवि सभी हो सकते हैं क्या? नहीं, सभी नहीं होते। सब लोगों ने काव्यांग निरूपण ने किया है। जिन जिन ने किया है उनमें केशव दास का नाम प्रमुखता से आता है, बाकी पद्माकर का नाम भी आता है, और हर व्यक्ति ने नहीं किया उसका। कभी कैसे, कभी एक गोप, कभी एक ग्वाल कवि, उन्होंने दो दो एक एक रचनाएं लिखी है, तो वो क्या उसमें काव्यांग निरूपण करेंगे? नेक्स्ट, प्रबंध ग्रंथ में आप एक ही रचना कौन सी? रामचंद्रिका, 1601 ईस्वी। इसमें पहले कौन सी आई थी? रसिक प्रिया, 1591 ईस्वी। दूसरी कवि प्रिया, 1601 ईस्वी। तीसरी छंदमाला, और चौथी नखशिख। चरित काव्य, जहांगीर जस चंद्रिका। चरित काव्य लिख दो, जस चंद्रिका ने जहांगीर जस चरित लिखेंगे ना इसको तो। और एक वो रतन बावनी, रतन सिंह के ऊपर 52 दोहें, ये 1607 में आई थी। और एक बीर सिंह देवचरित, ये भी 1607 में आई थी। इनको लिख दो। और अन्य ग्रंथ में कौन सी आएगी? विज्ञान गीता। इसको कहाँ लिखूं? जगह नहीं है, ऊपर लिख दूं क्या इधर? कौन सी? विज्ञान गीता। ये आई थी 1610 में, और ये है ना जहांगीर जसचरित, ये आई थी 1612 में। ईस्वी है सबके पीछे, लिख दो।
नंबर 1 रामचंद्रिका, लिखो, हेडिंग डालो रामचंद्रिका। इसमें लिखिएगा रामचंद्रिका, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। देखो, आप कहीं और पढ़े होते ना, या कहीं और पढ़ेंगे, तो आपको केशव दास पूरा तो बहुत जल्दी करा दिया जाएगा। आप उसको लिख के रखोगे ना, तो आपको अच्छा भी लगेगा कि कम लिखा हुआ है। 8 लाइन लिखी, एक खट्ट याद हो गई, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अपन को तो याद है पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास। अब मेरे को पढ़ाते हुए हो गए 18 साल तो, और मैं पढ़ा भी होऊंगा 8-10 साल तो हिंदी, तो मेरे को 28 साल में मेरे को तो हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा याद हुआ नहीं। और आप सोचो कि आपको याद हो जाएगा, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, इतिहास रोज बनता है। अभी भी कोई कवि लिख रहा होगा, 2-4 साल बाद उसकी रचना किताबों में छप जाएगी, हाँ या ना। तो लेकिन मैं ये कह सकता हूं, इतना लिखाना, इतना पढ़ाना वो शुरुआत में बुरा लगता है, लेकिन मेहनत है ना, 1 टाइम पासवर्ड है, OTP है। अगर ढंग से डाल दिया तो पूरा मोबाइल खुल जाएगा, नहीं डाला OTP ढंग से तो मोबाइल के मैसेज भी नहीं खुलेंगे, कॉल लिस्ट भी नहीं खुलेगी, कुछ नहीं खुलेगा। तो एक बार ढंग से OTP डालो तो पूरा मोबाइल खुल जाएगा। तो ठीक ऐसे ही एक बार ढंग की मेहनत करो, अच्छा पढ़ो। जैसे केशव दास है तो ऐसा पढ़ो कि इससे बाहर केशव दास दुनिया में कुछ है ही नहीं। अब कोई पूछ ले, कहां से पूछेगा? जैसे आपसे मैं कह रहा हूं ना कि मैंने इतने आपको पढ़ाई रचनाएं, इतना आपको पढ़ाया पहले से, या जैसे अभी केशव दास पढ़ा रहा हूं, अब ये पढ़ा रहा हूं, इसके बाद में दुनिया का कोई भी प्रश्न हो, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, नेट का हो, JRF का हो, PhD का हो, किसी का भी हो, अपने नोट से बाहर जाके बताए। लेकिन आप कहेंगे कि आपने नोट से इतना लिखवा दिया, तो प्रॉब्लम यह है कि अगर ऐसा नहीं लिखवाएंगे तो फिर अगली बार आपको दोबारा कभी न कभी साहित्य पढ़ना पड़ेगा। और जीवन में पढ़ाई एक ही बार ढंग से हो पाती है, बार बार तो फिर टाइम पास होता है, हाँ या ना। तो इसलिए कोशिश करो कि जितना टफ से टफ, एक बार अपन सीढ़ियों पे चलते हैं ना, तो सीढ़ियों पे चलना बुरा तो लगता है, लिफ्ट वाला जल्दी पहुंच जाता है, पर जीवन में जब आप हार्ट अटैक वालों की हिस्ट्री सुनेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि लिफ्ट वाले लोगों के हार्ट अटैक ज्यादा होता है, सीढ़ी चढ़ने वालों के हार्ट अटैक कम होता है। तो जिंदगी बचाने के लिए सीढ़ी चढ़ना जरूरी है, बाकी तो लिफ्ट में चलना भी आसान है। तो इसलिए थोड़ा सा डीपली अपन पढ़ाते हैं, और डीपली आप थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश भी करें। सुनो, पहली रचना कौन सी? रामचंद्रिका। इसके बारे में सुनो। देखो, प्रबंध काव्य है, हाँ या ना? बोलो, प्रबंध काव्य है। एक ही रात में लिखी, किसकी वजह से? तुलसीदास से कंपटीशन था। कितने प्रकाश है? 39 प्रकाश। प्रकाश का मतलब अध्याय। हर कवि अपना अलग लिखता है, जैसे कोई लिख देगा सर्ग, कोई लिख देगा अध्याय, कोई लिख देगा कांड, कोई लिख देगा समय। जैसे पृथ्वीराज आंसू पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है समय। ऐसे ये क्या लिखता है? प्रकाश। ये अध्याय को क्या लिखता है? प्रकाश। ठीक है। 125 प्रकार के छंद हैं इसमें। कितने? 125 प्रकार के छंद हैं। इसलिए पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है, इन्होंने कहा कि भाई साहब, ये रचना तो छंदों का अजायब घर है। क्या कहा गया इसको? छंदों का अजायब घर कहा गया। ओके। ब्रज भाषा में है और रीति काल में राम भक्ति की पहली रचना है। आपसे कोई पूछ ले कि रीति काल में लिखी गई राम भक्ति की पहली रचना कौन सी है, तो वो भी क्या है? रामचंद्रिका है। ठीक है। अगर प्रसिद्ध पंक्तियों की बात करें तो एक तो प्रसिद्ध पंक्ति यही है, कौन सी? सिंधु तर्यो उनको बन रहा, अभी लिखाई थी, बता देंगे। दूसरा, कौन के सुत बालिके वह कौन बाली न जानिए, कांख चाप तुम्हें जो सागर सात नाथ बखानी है। और एक पंक्ति और है, वो क्या है?
मातु कहां रप तात गए, सूर्य लोक ही क्यों सुख सोत गए। चित्रकूट का प्रसंग है। कौशल्या मां सफेद वस्त्रों में दिखाई पड़ती है राम को। कहां पे? चित्रकूट में। राम वन में है, पिता के तर्पण के लिए आए हुए हैं, अंदर जाएंगे नहीं, वन में ही रहेंगे। तो चित्रकूट का प्रसंग है। वहां पे राम ने सबसे पहले कैकेयी के पैर छुए हैं, जबकि वनवास किसने दिया था? ठीक है, तो नियम तो ये था कि मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं कि किसने मेरा बुरा किया है। लेकिन अगर इतनी ही सोच उसकी होती तो वो राम नहीं होता, फिर वो सामान्य इंसान हो जाता। राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उसने प्रथम राम भेंटी कैकेयी। राम ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया था? कैकेयी को। फिर उसने देखा कि सारी माताएं सफेद वस्त्रों में, कौशल्या की ओर नजर दौड़ाई तो सफेद कपड़ों में थी कौन? कौशल्या। राम को लगा, देखा चूड़ियां उड़ियां नहीं है, सुहागिन का कोई भी रूप नहीं है। तो राम ने पूछ लिया, मातु कहां रप तात। मां, राजा और मेरे पिता दशरथ कहां हैं? मातु कहां रप तात गए सूर्य लोक ही। माता क्या कह रही है? सुरलोक चले गए, मतलब स्वर्ग सिधार गए। सुरों का लोक क्या है? देवताओं का लोक क्या है? स्वर्ग में रहते हैं देवता। तो कहां चले गए? स्वर्ग में चले गए। क्यों? राम ने पूछ लिया। यही तो केशवदास है। गए सूर्य लोक ही, यहां तक कौशल्या माता कह रही है, और क्यों राम कह रहे हैं। यही तो केशवदास है। तभी तो शब्द क्रीड़ा उक्ति विचित्र है। मातु कहां रप तात गए सूर्य लोक ही क्यों सुत शोक गए। सुत शोक गए, बेटे के शोक में चले गए। मतलब तुम्हारे गम में प्राण त्याग दिए किसने? राजा दशरथ ने। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राव गए सुरधाम। तुलसीदास ने सुंदर वर्णन किया है कि बस एक ही शब्द उसके मुंह से निकल रहा था, राम राम राम। ठीक है। और आपने ये पढ़ा होगा कभी कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने पढ़ा तो बोला था मरा 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 मरा, और वो मरा का क्या हो गया? राम। और कल परसों असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ लिया, पर पंक्ति क्या थी? उल्टी थी, ये नहीं थी। उल्टा राम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान है तो सब जानते हैं, इसलिए किसी ऐसे कवि की पंक्ति उठाई और जिसका अर्थ समझ में इजीली नहीं आए, और फिर उसमें से पूछा। वो पंक्ति जिंदगी में पहली बार सुनी मैंने भी, लेकिन उसमें से पूछ लिया कि यहां पे किसकी ओर इशारा किया गया है। अब पंक्ति का अर्थ समझ में आया मेरे, तो मुझे लगा इसका मतलब है कि भैया मरा मरा बोलने से कौन जिया। तो मुझे याद लगा यार मरा मरा जनने से तो कौन जना। तो एक बार मेरे को लगा नारद मुनि हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही थे। लेकिन जैसे ही वाल्मीकि दिखा मैं कंफर्म हो गया कि यो उल्टा नाम जपत जग जाना, वो तो याद है ही ना। तो कई बार कुछ चीजें आती कहीं से और घुमा के कहीं से निकल जाती है। तो ये सुत शोक गए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, सब बार बार क्या आ रहा है? राम। राव गए हूं सुरधाम। राव कौन? राजा। कहां चले गए? शुरों के धाम, मतलब स्वर्ग में चले गए। केशवदास बाबा तुलसी ने लिखा है कि दशरथ राम राम कहते हुए चले गए। तो शुद्ध शोक गए। अब देखो तुलसीदास कितना बड़ा लिख रहे हैं। अगर तुलसीदास को पढ़ेंगे तो कौशल्या और राम के बीच का प्रसंग बहुत लंबा मिलेगा, लेकिन केशवदास ने एक लाइन में सुलटा दिया। इसलिए एक रचना महान है। समझ गए? थोड़ा सा लिखो। यह ब्रज भाषा में लिखित रीतिकाल की प्रथम राम भक्ति कथा रचना है। यह रीतिकाल में लिखित प्रथम राम कथा की रचना है। केशवदास ने इसे एक ही रात में लिखा था। केशवदास ने इसे एक ही रात में लिखा था। केशवदास ने इसे एक ही रात में लिखा था। अगले लाइन से लिखो।
यह एक प्रबंधात्मक रचना है, यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है, यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। अब आप सुनिएगा, शब्द आया प्रबंधात्मक महाकाव्य। प्रबंधात्मक क्या होता है ये तो समझाई दिया कि सिस्टम से चलोगे तो प्रबंध और मनमर्जी आ गई तो मुक्तक, ठीक है, मुक्तक है स्फुट। महाकाव्य क्या होता है, दो चीजें होती है। जब पद्य की कोई रचना होगी ना तो या तो वो प्रबंध होगी या वो मुक्तक होगी, हाँ या ना। और जब प्रबंध होगी ना तो इसमें दो स्टाइल होगी, या तो वो महाकाव्य होगा या वो खंड काव्य होगा। महाकाव्य ऐसे मान लो जैसे कि आप उपन्यास, खंड काव्य ऐसे मान लो जैसे कि कहानी। कहानी में क्या होता है, किसी एक घटना के बारे में उछाल के लिखा जाता है, और महाकाव्य उपन्यास में कई घटनाओं के बारे में लिखते हैं, ठीक है। ये तो उपन्यास और कहानी की बात कर रहा था, ठीक है। ऐसे ही यहां पे आओ, महाकाव्य में क्या होता है, 8 सर्ग होते हैं। कितने, 8, कम से कम, इससे ज्यादा हो सकते हैं। जैसे इसमें कितने हैं, 39, तो ये महाकाव्य वैसे ही समझ में आ रहा है, ठीक है। खंड काव्य में 8 से कम होंगे। दूसरी बात, महाकाव्य में 4 पुरुषार्थों का वर्णन होगा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। महाकाव्य में 4 पुरुषार्थ, खंड काव्य में एक पुरुषार्थ पे होगा, चाहे तो अर्थ पे हो या धर्म पे हो या काम पे हो या मोक्ष पे हो, किसी एक पे होगा। 8 सर्गों में क्या होता है, जो अंतिम सर्ग होता है ना, उसका जो अंतिम छंद होता है, अंतिम सर्ग का अंतिम छंद, जो वो हर सर्ग का अंतिम छंद होता है, उसी से अगले सर्ग की शुरुआत होती है। रूल है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं, मैंने ये पूरा सर्ग दोहा छंद में लिखा है। किस में लिखा, अब मेरी इच्छा है कि दूसरा वाला सर्ग मैं पूरा चौपाई में लिखूंगा। किस में लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, पहला सर्ग पूरा दोहे में लिखूंगा। मान लो मैंने 200 दोहे लिख दिए, फिर मैं क्या करूंगा, अंतिम जो दोहा होगा ना, जैसे 199 में तो मैं कर दूंगा किस में, दोहे दोहे, और 200 में जो होगा ना वो छंद में दोहा हटा दूंगा, उसकी जगह लिख दूंगा चौपाई। क्या लिखूंगा उसकी जगह, इससे क्या पता चलेगा कि अगला जो सर्ग है वो किस में है, चौपाई में। यानी कि आपको दूसरे सर्ग पे जाने की आवश्यकता नहीं होती, पहले सर्ग के अंत में क्या है ये देख लो, वही बता देगा। जैसे मान लो मैं चौपाई लिखता लिखता मन भर गया, अब मुझे तीसरा सर्ग लिखना है। अब मैं सोचूं कि ऐसा करते हैं, 2 सर्ग इसे चौपाई में लिखा, इसको अपन जो है उल्लाला छंद में लिख देते हैं, या रोलाम लिख देते हैं, हरिगीतकम लिख देते हैं, गीतकम लिख देते हैं। तो मैं जिसमें भी लिखूंगा, मान लो मुझे गीतिका में लिखना है, तो मैं क्या कहूंगा, दूसरे के अंत में क्या ला दूंगा, गीतिका। ऐसी कुछ चीजें हैं, काव्यशास्त्र में सिखाएंगे आपको। फिलहाल तो ये देख लीजिए कि 8 सर्ग से कम का है तो खंड काव्य है, चूंकि इसमें तो 39 है इसलिए महाकाव्य। यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसमें कुल 39 प्रकाश हैं, जिसमें कुल 39 प्रकाशों में विभाजन है। 39 प्रकाश मतलब अध्याय, प्रकाश का मतलब अध्याय। अगले लाइन से लिखिएगा, इस रचना में 125 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने, 125। 125 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। अतः पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस रचना को, पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है। इस रचना को क्या कहा है, छंदों का अजायब घर कहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस रचना पे किसका प्रभाव है, क्या पूछ ले, किसका प्रभाव है, प्रभाव का मतलब किस जैसी है। अब ये तुलसीदास से कॉम्पिटिशन करता है तो तुलसीदास की कॉपी तो करेगा नहीं, क्योंकि उससे तो चिढ़ता है, यस या नो। तो इसने क्या है, एक रचना है प्रसन्न राघव।
क्या नाम है? प्रसन्न राघव। किसकी रचना है? जयदेव की। जयदेव की चंद्रलोक भी है और राम जी के ऊपर क्या है? प्रसन्न राघव। और एक रचना हनुमान नाटक, क्या नाम है? ये हृदयराम पंजाबी की है। रामायण महानाटक है ना, वो प्राणचंद चौहान का है। और हृदयराम पंजाबी की रचना कौन सी है? हनुमान नाटक। इसका दूसरा नाम है रामगीत। क्या बोलते हैं इसको? रामगीत। वो लिखा था ना, ये लिखा दिया था पहले। तो ये जो दो रचनाएं हैं ना, इनका प्रभाव है किस पर? रामचंद्रिका पर। अब देखो, इसने तुलसी से कॉम्पिटिशन करके क्या लिख दी? रामचंद्रिका। तो इससे भी कॉम्पिटिशन कर दिया गुमान कवि ने। एक कवि हुआ जिसका नाम है गुमान कवि, और गुमान कवि ने इससे कॉम्पिटिशन करके और उसने लिख दी कृष्ण चंद्रिका। समझ गए? क्या लिख दी उसने? कृष्ण चंद्रिका। अब देखते हैं ना, अभी वर्तमान में ऐसे होते हैं कई वीडियोस, कभी कभी फेसबुक चलाते हुए, इंस्टा चलाते हुए आ जाते हैं, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, जबकि मैंने उससे लव मैरिज की थी, पूरी दुनिया को छोड़ दिया था। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि गुड, अच्छा हुआ, मुझे उस पर कतई दुख नहीं होता। वो कई रोती हुई कहती हैं, अब मेरी कोई दुनिया नहीं है, मेरे घर वाले मुझे बुलाते नहीं हैं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, गुड, क्योंकि इससे एक मैसेज जाता है कि जब तू तेरे पिता की पगड़ी तेरी माँ की ओढ़ने की इज्जत नहीं कर सकती, तो तेरी भी इज्जत नहीं होनी चाहिए थी। तो तूने उन लोगों को रुलाया, तो अब तू भी रो। गुजरात में तो लागू कर दिया है ना कि लव मैरिज पे माता पिता का हस्ताक्षर जरूरी है, वरना शादी ही नहीं मानी जाएगी। माता पिता घर ऐसे बना लिया आजकल लोगों ने, प्रयोगशाला। रहो, खाओ पियो, मौज करो, फिर जवान हो जाओ, किसी के साथ शादी कर लो, भाग जाओ। और माता पिता की बदनामी हो जाएगी तो उनको प्रेशर मोड़ रखो, दादागिरी और करो उन पे कि उससे शादी करूंगी, इंटरकास्ट है, करूंगी तो करूंगी, करनी है कि नहीं, वरना भी जेल भिजवाऊं। हाँ, भिजवाती है कोर्ट। जैसे बयान उल्टा दिया, माता पिता सब दुनिया गल जाती है कि। तो ये जो चीज है ना, वो सीखने की है कि भाई तूने किससे कॉम्पिटिशन किया? तुलसी से। तो तूने क्या लिखी? तो तेरे साथ भी कोई ना कोई कॉम्पिटिशन करेगा। तो वो कौन आ गया फिर? गुमान कवि। उसने क्या कर दिया फिर? बोले ले मैं लिखता हूं फिर क्या? कृष्ण चंद्रिका। तो इसका प्रभाव कम हो गया, क्योंकि रामचंद्रिका, उसके बगल में ही कृष्ण चंद्रिका। कोई केले बेच रहा हो, बगल में गांव में दूसरा आ जाए, बोले अमरूद ले लो अमरूद, तो केले बेचने वाले की वैल्यू खत्म। ठीक है, तो ये भी इसका प्रभाव इसलिए थोड़ा कम हो गया था फिर। ठीक है, लिखो। इस रामचंद्रिका पर जयदेव की प्रसन्न राघव, रामचंद्रिका पर जयदेव की प्रसन्न राघव व हृदयराम पंजाबी की हनुमान नाटक रचना का प्रभाव है। रामचंद्रिका पर जयदेव की प्रसन्न राघव व हृदयराम पंजाबी की कौन सी? हनुमान नाटक रचना का प्रभाव है। नीचे नोट लगा दीजिए, नीचे नोट लगा दीजिए। केशव से प्रतिस्पर्धा स्वरूप गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका लिखी थी। केशव से प्रतिस्पर्धा स्वरूप, केशव से प्रतिस्पर्धा स्वरूप क्या? गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका लिखी थी, कृष्ण चंद्रिका लिखी थी। ठीक है, अब आप प्रसिद्ध पंक्ति लिख दीजिएगा। रामचंद्रिका की प्रसिद्ध पंक्तियां।
लिखो। सिंधु तर्यो उनको बन रहा तुम पे धनु रेख गई न तरी। बांधे ही बांधते सोन बंध्यो उन बारिधि बांध के बाट करी। अजहूँ रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंठ न जाई परी। तेले नि तूर नि पूछ जरी न जगई गज लंक जराए जरी। अर्थ तो समझ में आ गया है। ठीक है, दूसरी पंक्ति लिखो। अर्थ थोड़ी समझाना, समझ में आ गया ना। उनका बंदर भी समुद्र उतर गया, तुम पे धनुष की रेखा भी रावण पार नहीं हुई, तुमने बंदर को बांधने की कोशिश की, हनुमान को बंध नहीं पाया, और उन्होंने समुद्र को भी बांध दिया, और फिर भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वरना समुद्र बांधने के बाद कोई भी इंतजार नहीं करता। अब भी रघुनाथ के प्रताप की बात, दशकंठ दशानन रावण तेरे को समझ में नहीं आ रही क्या? तेल और कपड़े तेरे थे, तूने पूंछ जलाई, लेकिन उसकी पूंछ तो नहीं जली, लेकिन तेरी तो पूरी लंका ही वो जला गया। नेक्स्ट, कौन के सुत बाली के वे कौन बाली न जानिए, कौन के सुत बाली के वे कौन बाली न जानिए, कांख चाप तुम्हें जो सागर साध नाथ बखानिए। क्या है ये क्या है पता है आपको? रावण और अंगद का संवाद है, हाँ या ना? आपस में बात कर रहे हैं, तभी तो मैंने बोला कि संवाद योजना का सर्वश्रेष्ठ कवि है कौन? केशव दास। गजब की उठा के गुगली मारता है। रावण पूछ रहा है किसका बेटा है? अंगद कह रहा बाली का। रावण कह रहा है कौन बाली? बोले जानता नहीं क्या, क्योंकि बाली उस समय मर चुका है।
आगे अंगद ने कहा, कांख चाप तुम्हें जो सागर सात नाथ बखानी है, जो सात समुद्र पार करके चला गया था, तेरे को कांख में रख के उस बाली का बेटा हूं। क्योंकि बाली से भिड़ गया था बचपन में कौन? रावण। तो बाली गुस्सा आया, कांख में रख के और घूमता रहा सात समुद्र। नानी याद दिला दी किसको? रावण को। तो गलत आदमी से कभी भी नहीं भिड़ना चाहिए, आदमी देख लेना चाहिए सामने। बाबू बन गया ना, वो रंग बिरंगी शर्ट पहनने से नहीं मानता। और उसी ऑफिस के कलेक्टर साहब है ना, वो सिंपल सी शर्ट बिना रंग की पहन के आ जाते हैं, हाँ या ना? तो ये उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है। तो रावण को समझा दिया कि देख, तू जिस गलत आदमी से भिड़ा था ना, मैं उसी का बेटा हूं। किसने कहा? अंगद ने। और एक पंक्ति है, मैंने आपको अभी लिखाया था कि हनुमान नाटक का प्रभाव है। दरअसल ये पंक्ति है ना, ये हनुमान नाटक से ली गई। किससे ली गई है? बस वहां जो प्रभाव, जो लाइन थी उसको थोड़ा चेंज कर दिया, बाकी शब्द वही है, ठीक है। पंक्ति क्या थी? मातु कहां रप तात गए शुर लोक ही क्यों सूत शोक गए। मातु कहां रप तात गए शुर लोक ही क्यों सुत शोक गए। समझ में आ गया है? मातु कहां रपतात, मां राजा और मेरे पिता मतलब दशरथ कहां है? तो वो क्या कहती है? मां गए ईश्वर लोक, ईश्वर को चले गए। क्यों? सुत शोक, बेटे के गम में चले गए। होता है कई लोगों को बेटे का गम सहन नहीं होता। दशरथ के प्राण निकल गए,
इसका जगजीत सिंह का दशरथ की तरह पुत्र एक ही था। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह लव मैरिज की थी, दोनों के बीच में काफ़ी अंतर था, बहुत कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उसको एक्सेप्ट किया और शादी की जगजीत सिंह ने चित्रा सिंह से। और एक ही बेटा था और उस बेटे का उसकी डेथ हो गई। और जगजीत सिंह इस गजल को गाते थे, किसको? चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जब भी वो इस गजल का ये अंतरा गाते थे ना, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, उस समय आंसू टपकते ही थे, चाहे कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो, बिना रोए तो गा ही नहीं सकते थे। एक भी प्रोग्राम नहीं है जिसमें बिना रोए लाइन गा दी हो। भाई उनको भी याद आता था कि बेटा एक्सीडेंट हुआ होगा, लगी होगी। आदमी दुख में अपने माँ बाप को याद करता ही है, उसने हमें याद किया होगा। वो पंक्ति उसको दिमाग में बार बार आती थी, तो उसको गाते गाते रोने लग जाता था। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, काश हम तुम्हारे पास होते, तुमको अस्पताल में ले जाके बचा लेते। और जगजीत सिंह पूरी जिंदगी में उसके बाद में बहुत जल्दी दुनिया से चले गए। गंगानगर के थे, राजस्थान, लेकिन बहुत जल्दी चले गए। तो कई लोगों के होता है, राजा दशरथ भी उसी में बुढ़ापे में संतान मिली है। वशिष्ठ ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया है, बुढ़ापे में अब वो तो यज्ञ देवता प्रकट हुए हैं, उन्होंने खीर का दोना दिया है, ठीक है, एक एक दोना, 3 दोने दिए थे खीर के खाने के लिए, कि इनको ये पुत्रेष्ट यज्ञ के बाद देवता प्रकट हुए हैं, 3 दोने दिए हैं, खिला देना, तीनों रानियों खिला देना, गर्भवती हो जाएंगी, संतान हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो कौशल्या है उसको पूरा खीर भाई नहीं, तो उसने अपने खीर का आधा हिस्सा तो खा लिया, आधा दोना सुमित्रा को दे दिया। तो सुमित्रा कितने दोने आ गए उसके पास? 2। तो उसके 2 पुत्र हो गए, कौन कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बाकी कैकेयी ने 1 खाया और कौशल्या के 1 था, तो राम और भरत। अब चूंकि राम जो है, मतलब जो कौशल्या है, उसी का कुछ दोना, कुछ हिस्सा किसको दिया था? सुमित्रा को। इसलिए राम के नजदीक सबसे कौन चला गया? लक्ष्मण, क्योंकि वो उसी का हिस्सा था। ये अब वो चौथेपन में उन्होंने पुत्र पाए, और जिसमें राजा दशरथ ने तो वशिष्ठ को ही कह दिया था, जब वशिष्ठ आए थे लेने के लिए कि मेरे को यज्ञ नहीं करने देते राक्षस लोग, तब वशिष्ठ ने साफ कहा था कि चारों सुत प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। मैं चारों बेटे मेरे लिए बिल्कुल प्राण से ज्यादा प्रिय है, और उसमें राम तो मैं कतई नहीं दे पाता, राम तो मांगो ही मत प्लीज। लेकिन वो तो ऋषि थे, उनको अगर नहीं दे ना तो वो सल्टा देते खट से। अच्छे बोले नहीं दे रहा, इतने में तो खत्म कहानी। उठाया कमंडल, बोले पत्थर बना दूं। वो तो ऐसे होते थे 1 सेकंड में, ठीक है। चलो आगे आते हैं, दूसरी रचना पे लिखिएगा, काव्यांग निरूपण रचनाओं पे आएंगे अब। उसमें लिखो आप पहले कवि प्रिया, फेमस है 1601 ईस्वी, 1601 ईस्वी, कवि प्रिया। देखो इसमें 16 प्रकाश है। कितने हैं? 16 प्रकाश है। आपको पता है ये रीति तत्वों का निरूपण करने वाली रचना है, क्योंकि केशव जो है ना, इसको आचार्यत्व इसी रचना से मिला था। किससे? कवि प्रिया से। यानी कि जो सर्वांग निरूपण का काम है वो सबसे पहले कहाँ किया है? कवि प्रिया में। कवि प्रिया लिखी किस लिए थी? अलंकार सिखाने थे। किसको? राय प्रवीण को। राय प्रवीण कौन थी? इंद्रजीत की प्रेमिका। उसको अलंकार सिखाया, उसके चक्कर में कवि प्रिया लिखी। अब केशव दास ने कवि प्रिया लिख दी, अलंकार बहुत सारे लिख दिए, कठिन काव्य का प्रेत कहलाया। पर केशव दास को समझ में आ गया कि यार अपनी रचना में अलंकार कुछ ज्यादा ही हो गए, ओवर हो गया। तो इसने एक पंक्ति लिख दी, क्या? समझे बाला बालिकन वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया केशव करी, क्षमीय कवि अपराध। बालक बालिकाएं, आगे आने वाले बच्चे छंद रस अलंकार के बारे में समझ सके, इनका वर्णन का पंथ अगाध है। कितने ही समझाओ फिर भी कम
पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये केशव दास कवि ने कवि प्रिया की रचना की है, और जो कवि लोग हैं वो मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। कवि लोगों ने कहा कि ये क्या अलंकार, ये अलंकार कुछ भाव तो डालता है इसमें, कलाई कला पक्ष डाल दिया, कुछ भाव तो डालता। तो उसने कहा देखो मेरा उद्देश्य ये है कि आगे आने वाले समय में बच्चे जो है इसको समझ पाएं, सीख पाएं। तो वर्णन के बहुत पंथ हैं, तो बच्चे भी अलंकार के बारे में सीखें, इसलिए मैंने ये कवि प्रिया लिख दी है। बाकी लिखी किसके लिए थी? राय प्रवीण को सिखाने के चक्कर में। ठीक है, हाँ या ना? लिखो। यह रचना 16 प्रकाशों में है। ये इसी रचना ने केशव को आचार्यत्व प्रदान करवाया था। इसी रचना ने केशव को आचार्यत्व प्रदान करवाया था, क्योंकि यह हिंदी की प्रथम काव्यशास्त्रीय रचना है। क्योंकि यह हिंदी की प्रथम काव्यशास्त्रीय रचना है। क्वेश्चन लिख सकते हो आप, सर्वांग निरूपक रचना। काव्यशास्त्रीय रचना है, सर्वांग निरूपक रचना। हाँ, अभी कुछ कर रहे हैं क्या वो? यह हिंदी की प्रथम काव्यशास्त्रीय रचना है। प्रथम काव्यशास्त्रीय रचना है, लिख लिया? आगे लिखो। इस रचना पर केशव मिश्र की अलंकार शेखर, केशव मिश्र एक कवि हुआ है, केशव दास ने, केशव मिश्र, केशव मिश्र की अलंकार शेखर व दंडी की काव्यादर्श रचना का प्रभाव है। व दंडी की काव्यादर्श रचना का प्रभाव है। दंडी की काव्यादर्श रचना का प्रभाव है। अगला आंसर लिखो। इंद्रजीत की प्रेमिका प्रवीण राय को अलंकार काव्यशास्त्र सिखाने के चक्कर में क्या प्रवीण राय लिखा है ना आपने? इंद्रजीत की प्रेमिका प्रवीण राय को काव्यशास्त्र सिखाने के चक्कर में केशवदास ने इसमें अलंकार ठूस ठूस कर भर दिए। ये पंक्ति ऐसी आती है, ठूस ठूस कर भर दिए। अलंकार ठूस ठूस कर भर दिया, ऐसे होता है ना, बैग में कपड़े माने रहे और ठूस दो, भर दिए। अतः आ जाइए। अतः इधर उधर मत बैठना, साफ है कि नहीं देख लेना एक बार, गंदी हो सकती है। हाँ, वो क्या है, वो सफाई वालों ने ऐसे कर दिया। 2 मिनट रुको बस, उधर बैठ लो ऑफिस में जब तक, 2 मिनट। अतः यह कठिन काव्य हो गया। अतः यह कठिन काव्य हो गया। केशव ने लिखा है, केशवदास ने लिखा है। और ये पंक्ति लिख दो। समुझे बाला बालिकन वर्णन पंथ अगाध। मतलब आने वाली पीढ़ी के लड़के लड़कियां इस अलंकार के पंथ को समझ सकें। समझे बाला बालिकन, बालिकनी, ओके, वर्णन पंथ अगाध। कवि प्रिया केशव करी क्षम्ये कवि अपराध।
इसलिए केशव दास कह रहे हैं कि मैंने कवि प्रिया लिखी है, कवि प्रिया केशव करी, आगे क्षमी कवि अपराध। सारे कवियों से कह रहे हैं कि भैया क्षमा करना, मैंने बहुत ज्यादा अलंकार भर दिए इस रचना में, पर इसके लिए क्षमा करना। केशव दास ने ऐसा कवियों को कह दिया। कवि प्रिया केशव करी, क्षमी कवि अपराध। ओके, अगली रचना है रसिक प्रिया। कवि प्रिया हो गया, इसके बाद में अगली रचना है कौन सी? रसिक प्रिया। ये पढ़ेंगे कल।